आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सबके नज़र पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जिस शख्सियत से आपको साक्षात्कार की प्रथम श्रृंखला में परिचय कराने जा रहे हैं वो औरैया की माटी में किसी परिचय की मोहताज नहीं। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही समाजवाद के रंग को अपने जीवन में अवतरित किया और विभिन्न पदों पर रहे। यथा हम जैसे माने कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे, आप सांसद भी रहे और आप विधायक भी रहे। आपने अपना संपूर्ण जीवन समाजवादी रंग को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए झंडा बरदार रहकर उन्होंने काम किया है। आज उनके साथ हम लोग बात करेंगे और उनसे वो प्रश्न पूछेंगे जो उनके मन मस्तिष्क में दबे हुए हैं और युवाओं तक एक नवीन चेतना और नवीन संदेश को पहुंचा सकें। स्वागत करते हैं हम माननीय प्रदीप यादव जी का। और उनसे इसी कड़ी में पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आदरणीय यादव जी, समाजवादी पार्टी की समाजवादी विचारधारा क्या है? दरअसल एक बड़ी दिक्कत लोगों के सामने, युवाओं के सामने हो गई है कि समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा क्या है और किस विचारधारा को लेकर आप लोग काम करते हैं? दरअसल मैं समाजवादी पार्टी को जब नेताजी ने बनाया था उस समय डॉक्टर लोहिया आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी थे और इन्होंने समाजवाद को, जो समाज में अनेक अनियमितताएं हैं, पूरे समाज को बराबर लाने का, बिना जात धर्म के हर व्यक्ति को बराबर लाने का काम करने का समाजवादी विचारधारा को लेते हुए समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया था। और तब से लेके लगातार समाज में, चाहे वो किसी जात किसी वर्ग का व्यक्ति हो, लेकिन सबकी समानता आए, सबका उत्थान हो, गरीब, पिछड़े, दबे कुचले, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति का उत्थान हो, प्रगति हो, यही समाजवाद असली है। आदरणीय, आज एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आ गई है कि विकास का सही अर्थ लोग आज नहीं जान पा रहे हैं। विकास का अर्थ क्या धर्मानों की स्थापना है? विकास का अर्थ क्या किसी राष्ट्र से तुलना करना है? विकास का अर्थ क्या लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाना है? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक विचारधारा में विकास शब्द का मतलब क्या है? विकास हम लोग नंबर 1 पे तो चाहते हैं क्षेत्र का विकास और नंबर 2 पे प्रदेश और देश का विकास। और प्रदेश का जब विकास हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले नेताजी थे, तो नेताजी ने उन समस्याओं को उठाया जो गरीब जनता की जो समस्याएं थी। जैसे उन्होंने बहुत काम किए, चुंगी समाप्त की, मतलब जो मिलिट्री के लोग समाप्त हो जाते थे, सेना में जवान समाप्त होते थे, उन जवानों को सही सम्मान नहीं मिलता था, उनकी डेड बॉडी घर तक पहुंचाने का आदेश माननीय नेताजी ने किया था। और जब आदरणीय अखिलेश जी आए तो इन्होंने नीचे के तबके के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किए वो ये चाहते थे कि हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें। और महिलाओं के लिए उन्होंने कई 100 नंबर चलाई। इसके अलावा 108 नंबर, 109 नंबर, महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो 108 नंबर डिलीवरी के लिए भेजने का काम करते थे। और उनका विकास उत्थान कैसे हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, एक्सीडेंट हो जाता था तो हर व्यक्ति की स्थिति नहीं है कि वो उस पर 4 पहिया वाहन हो और समय पर नहीं मिलती थी। लेकिन उस समय ये स्थिति थी कि अगर टेलीफोन कर दिया तो मात्र 15 या 10 मिनट के अंदर गाड़ी उपलब्ध हो जाती थी। गरीब महिलाओं के लिए, एक्सीडेंट वाले लोगों के लिए, हर गरीब और कमज़ोर की मदद करना ही विकास को हम लोग मानते हैं। और रही बात क्षेत्र का विकास, वो देखा ही है कि दिबियापुर विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से दिबियापुर जैसी जगह में, जहाँ बहुत ज़रूरत थी, बड़ी बड़ी रोड है, उन्होंने आरसीसी बनवाई। हमने उनसे डामर रोड मांगी और उन्होंने हमें आरसीसी दी। एक भी रोड बचा नहीं। और उसमें भी जितने जनेश्वर मिश्रा लोहिया ग्राम हुए तो हमने प्रयास किया कि हर जात हर वर्ग के गांव में सारी व्यवस्थाएं की, लोगों को लोहिया आवास दिए गए। और वो लोहिया आवास आज भी दिखाई देते हैं कि गरीब व्यक्ति को कितने अच्छे उनके आवास बने। और दिबियापुर जैसी जगह में तो यहाँ कोई जो अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन कितनी सुंदर जगह दिबियापुर के पूरे लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे लोगों ने मिलके उस मुक्ति धाम को बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को जो पानी नहीं मिलता था
उनके लिए दिव्यापुर विधानसभा के लगभग 70 और 80% बम्बा पक्के करा दिए, जो लास्ट किनारे तक मतलब हेड से लेकर टेल तक पानी पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी एक आप सांसद संजय सिंह जी ने एक अपना स्वयं का एक अध्ययन कराया था, जिस अध्ययन में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि कुछ विशेष पदों पर विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। आपकी सरकार में भी ये सब कुछ आरोप लगाते रहे, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आलोक जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहेंगे, दरअसल में मेरे पास कुप्रचार करने का साधन कम है। बिल्कुल। और दूसरे दल के जो लोग हैं वो हमारा कुप्रचार बहुत करते हैं। जैसे उस समय आपको याद होगा, इस समय उन्होंने आरोप लगाया, वो सरकार जाने, लेकिन मेरी सरकार के टाइम भी जो आरोप लगाया गया, आज उठा के देख लो वो लिस्टें कहाँ चली गई। उधर पीसीएस के जैसे ही सिलेक्शन हुआ, उनका रिजल्ट निकला, एकदम से शोर मचा दिया गया कि इतने यादव हो गए, 56 यादव हो गए, फलाना हो गए। लेकिन अगर वो 56 हो गए थे तो अब कहाँ चले गए? और उस समय अगर कहीं एक भी यादव अगर कहीं कोई थाने में अगर पोस्टिंग हो गई तो तरह तरह के जातीय आरोप लगाने में, भ्रमित करने का इन्होंने काम किया। कभी चूक विकास के मुकाबले में ये हम लोगों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन अब उस विकास के मुद्दे को कैसे काटे तो जनता को ये भ्रमित करने लगते हैं कि हम लोगों पर तरह तरह के गलत अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं ये, जबकि हम लोग कभी जातवाद की राजनीति नहीं करते हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग होंगे वो कभी जात की बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप देख रहे हैं सर कि दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर 6 तारीख को किसानों के 100 दिन हो जाएंगे बैठे हुए। उनकी मांगें, उनका टकराहट एक बहुत अंतिम निर्णायक तौर पे पहुंच गया है। आपका दल और आपकी इसमें क्या राय है कि किसानों के साथ कितना न्याय कितना अन्याय हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। और आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये सही है। आज के पहले मतलब इतिहास में आज तक कभी 3 जजों ने मिलकर ये नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस केंद्र की सरकार के खिलाफ जजों ने आके प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जिसे हम लोग अन्नदाता कहते हैं, जी। हम उनका बहुत सम्मान करते थे। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। तो 2 ही एक ऐसी चीजें थी, जवान हमारे देश की सुरक्षा करता है और किसान हमारे देश का पेट भरने का काम करता है। तो जो व्यक्ति लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है घाटे का काम कर रहा है, आज किसान ही ऐसा है, कोई व्यापारी हो अगर उसे लगातार घाटा पड़ता है तो अब तक अपना बिजनेस बंद कर देता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारा देश भूखा न रहे और लगातार दिन में रात में गर्मी में सर्दी में अपने बच्चों के साथ लगातार लगा रहता है। सर्विस जो लोग करते हैं वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन 8 घंटे अकेले ड्यूटी करते हैं और पूरा परिवार उनका चलता है। जी। किसान का पूरा परिवार काम करता है और 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब हम लोगों का पेट भरता है। उन जवानों की वजह देश सुरक्षित रहता है। उस किसान के साथ अगर उन्होंने अपनी बात रख दी, ये जो किसान आंदोलन है ऐसे नहीं किसान आंदोलन कर रहे, जबकि किसान जैसा भोली व्यक्ति, भोली जात कहीं नहीं है। और उनके बाद उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के ऊपर कर रहे हैं, सरकार वहीं मौजूद है। आज तक इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और बड़े नेता आंसुओं से वहाँ रोए, लेकिन उनकी आवाज़ इस मौजूदा गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दी। उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये सही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी, विपक्ष ये कह रहा ठीक है आप 3 कानून पास कर रहे, जबकि ये तीनों कानून गलत हैं। आप पहले, आपको याद होगा, धारा 3/7 लगा दी जाती थी अगर लिमिट से ज्यादा आपने भंडारण कर लिया, सिर्फ इसलिए कि महंगाई ना बढ़े। और आज आपने वो धारा खत्म कर दी, आपने भंडारण की सीमा खत्म कर दी, तो ये कौन ज्यादा भंडारण करेगा? किसान नहीं कर पाएगा। यही पूंजीपत जो 2 लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, यही जब पूरे देश का पैसा, आज तो अब उन्हें लग रहा है किसान, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। जिस दिन ये आज बाकी के लोग चुप बैठे हैं, जो किसानों की मदद नहीं कर रहे, उन्हें आगे का दिखाई नहीं दे रहा है।
किसान, आज तो किसान बर्बाद होगा, लेकिन कल आने वाले समय में ये किसान तो मजदूर हो जाएगा। और किसान की खेती जो फार्मिंग है, किसान की खेती के मालिक बड़े लोग हो जाएंगे। और जब ये सारा गल्ला, मान लो देश का सारा गल्ला ये पूंजीपति लोग खरीद लेंगे, और गवर्नमेंट गल्ला जब नहीं खरीदेगा अनाज, तो गवर्नमेंट के पास तो अनाज होगा नहीं। तो ये जो गरीब लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, इन्हें जो अनाज बंटता था ये भी बंद हो जाएगा। तो दोबारा में मार उन पे पड़ेगी। जब उन पे मार पड़ेगी तब उन्हें याद आएगा कि उस समय किसान बेचारे जो चिल्ला रहे थे वो सही चिल्ला रहे थे। और इनके बाद जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जब भंडारण उनके पास होगा और जब देश को अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, जब मीडियम क्लास खरीदने जाएगा, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, तब ये चिल्लाएंगे चूँकि अडानी अंबानी का पैकेट आएगा। जैसे सब्जी लेने आप जाते हैं और उधर से थैली में लेके आते हैं, ऐसे ही 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो का आटा लेके आया करेंगे। और इतना महंगा होगा, चूँकि भंडारण उन पर होगा और कहीं अनाज होगा नहीं, तो वो कहेंगे अब हम अपने हिसाब से बेचेंगे। किसान ही एक ऐसा है जो अपनी उपज पैदा करता है और मूल्य दूसरा निर्धारित करता है, और बाकी के जितने लोग हैं, चाहे फैक्ट्री लगाएं चाहे कोई हो, वो रेट बताते हैं कि हमारी इस दुकान में ये सामान इतने पैसे का है। लेकिन किसान बेचारा जब बेचने जाता है, धान उसका 900, 1000 और 1100 रुपये बिका, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाए। 4-4, 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन। मेरा एक प्रश्न है, आपने धान में बताया, किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत में, भारत सरकार के आंकड़ा है कि 6% से ज़्यादा लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, जो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं। और आप तो चूंकि जन नेता हैं, आप जानते होंगे कि एमएसपी पे दलालों का प्रवेश है, कैसा प्रवेश है, और वास्तविकता एमएसपी की वर्तमान में स्थिति क्या है, ये आप हमें बताएं। एमएसपी की वर्तमान में ये स्थिति है कि किसान का अनाज का न्यूनतम मूल्य तो ही निर्धारित कर देते हैं, और जो खरीद केंद्र खुलते हैं उन पे किसान का कहीं न धान न गेहूँ कहीं नहीं खरीदा जाता है। 1830, 1880 1880 था, लेकिन उनका अगर 1880 अगर बिक जाता तो वो 900 रुपये और 1000 रुपये अड़तिया को नहीं आदमी बेच के नहीं आते। तो आड़तिया कैसे बेच लेता है? अब वो ऐसे बेच लेता, अभी हम वो आपको बता रहे, चूँकि हम लोग जमीनी आदमी हैं। जब किसान उनके यहाँ बेच देता है, वो 8-8 दिन पड़े रहते, लेकिन उनका नहीं खरीदा जाता है। नहीं, कहाँ पड़े रहते वो? सेंटर पे भी पड़े रहे, उनकी मजबूरी है, सेंटर पड़े रहेंगे, लेकिन उनका नहीं खरीदा जाता है। अब उसमें क्या होता है, जब ये आड़तिया को बेच आए, आड़तिया उस सेंटर वाले से 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया कुंटल तय कर लेता है। उनका सीधा आता है, रात में उठा के उनकी सब छल्ली की छल्ली लग जाती है और उनका पेमेंट होके चला जाता है। किसान का नहीं बिकता है वहाँ। किसान की सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा बर्बादी के कगार पे है। अगर अकेला किसान खेती पर निर्भर है, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाएगा, अगर कहीं अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी की, तो इन्हीं आड़तिया, इन्हीं लोगों का मतलब कर्जदार हो जाएगा, जो आजीवन उसे फसल मजबूरी में 900 और 1000 रुपये वहीं बेचनी पड़ती है। अच्छा, जैसे ये आंदोलन चालू हुआ, आपके राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उन्हें समर्थन की घोषणा भी की गई, और हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, कई गांव में जाके लोगों से पूछा कि किसान आंदोलन के बारे में जानकारी कितनी है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत ज़्यादा जानकारी गांव में अभी प्रसार नहीं हुआ है। क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल है, क्या इसमें आप अपनी कोई कमी मानते हैं कि आप उन्हें नहीं बता पाए, या आप बताने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे आपने क्या इस बारे में आपने किया? देखो, जो सही बात है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ का किसान संपन्न है। जब संपन्न है तो स्वाभाविक उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। उनके बच्चे से उन लोगों को जानकारी हो गई, इस पूरे किसान जो उन्होंने बिल पास किए तीनों, इनकी उन्हें जानकारी हो गई कि इसमें उन्होंने फार्मिंग की है, इसमें उन्होंने जो काला बाजारी है उसे खुली छूट दे दी है कि जितनी चाहो उतना आप इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी कोई मामला हो, अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हम कोर्ट जा सकते थे। उन्होंने कहा कोर्ट आप नहीं जा सकते, आप एसडीएम से जाएं, एडीएम से जाएं, जो सरकार के अधीन है। जब बड़े बड़े लोग नहीं सुनते हैं, अदालतें मुश्किल से सुनती हैं। आज देश की ये हालत है कि इस आंदोलन के जिसने समर्थन कर दिया
उसके ऊपर भी इस सरकार ने चाबुक चलाया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि दो बेचारी बेटियां थी और उन्हें बंद किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है और उन्होंने ये कहा कि किसी सरकार से सहमत न होना राजद्रोह नहीं है। और किसी भी विचार से और सहमत होना। जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग थे जिन्होंने इस किसान आंदोलन को समर्थन किया, उन पे ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। बम्बई में ये स्थित है कि उन पे कई सौ करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी खराब। तुरंत में तो ये तो हिटलर शाही है। आज प्रजातंत्र नहीं बचा है, ये अघोषित इमरजेंसी है। इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उस पर मुकदमे लगाए जाएंगे, उसे प्रताड़ित किया जाएगा। और किसान तो बेचारा ऐसा है कि उस पर कुछ है नहीं। जी। दबाने का काम तो उसे बुरी तरह कुचलने का काम तो किया था। वो तो सरकार ने षड्यंत्र रच दिया था 26 जनवरी को, और ऐसा षड्यंत्र रचा कि चूंकि वहाँ झंडा फहराने वाला जो व्यक्ति था, ये पूरे दिन आपकी जो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया जिसे लोग कहते हैं, आज मीडिया को ये कहना पड़ता है। कुछ चैनलों में हमने देखा वो ये कहते हैं कि सच्चाई को उजागर करने वाला हमारा चैनल, तो उन्हें ये कहना पड़ता है। जबकि पहले लोग मीडिया को मतलब चैनलों से ये मानते थे कि ये खबर है, सही है, लेकिन आज उन्हें कहना पड़ रहा है अपने चैनल की मतलब वो बढ़ाने के लिए। तो आप ये समझ लो कि उस दिन वो तो जिसने झंडा फहराया, आखिर उस जगह तक वहाँ इतनी सिक्योरिटी होने के बाद वो व्यक्ति कैसे पहुँच गया। और अगर उसकी फ़ोटो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ना आ जाती तो उन्हें देशद्रोह अब तक साबित कर दिया गया होता। उस दिन पूरे दिन यही चला कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। तो उसके बाद रात में सच बात यह है, मैं इस बात को सरेआम कह रहा हूँ कि रात में जबरदस्ती राकेश टिकैत जी को उठाने का प्रोग्राम था और सारी मीडिया सिर्फ इसलिए लगी थी, लाइव टेलीकास्ट कर रही थी कि जैसे ही उठेंगे सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। दुनिया भर का फोर्स लग गया। पूरा इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ फोर्स लगा दिया। और उसी समय एक मौजूदा विधायक, इस सरकार के विधायक अपने गुंडों को जब लेके गए तो मीडिया तो सिर्फ इसलिए लगा था, इतने किसान नहीं थे, किसान मात्र 400-500 उस दिन रह गए थे। उस दिन जो लाठीचार्ज किया गया, निर्दोष लोग पिटे, लोग चले गए थे। लेकिन उसके बाद वो जो 300-400 लोग आए और मीडिया सिर्फ इसलिए बुरी तरह लगा था और लाइव दिखा रहा था कि अब टिकैत उठ रहे। लेकिन उसी समय जब उन लोगों ने, जो विधायक के साथ लोग आए, उन लोगों ने जो गाली का प्रयोग किया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसी समय टिकैत जी के आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा मुझे तकलीफ इस बात की है, आज आंसू मेरे इसलिए नहीं निकल रहे, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे किसानों के साथ धोखा हुआ। वो जब रोए हैं और वो लाइव चल रहा था तो पूरे देश ने उसे देख लिया, तो आंदोलन पुनः उससे 10 गुनी ताकत से ज़्यादा आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा, अभी एक विधानसभा में एक बड़ा विहंगम दृश्य देखने को मिला। लोग टोपी को बड़ा सम्मान पूर्वक मानते थे, लेकिन अभी विधानसभा में टोपी को लेकर, लाल टोपी को लेकर ये कहा गया कि इससे बच्चे ये समझते हैं कि ये गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं। और आप भी लाल टोपी समाजवाद का प्रतीक मानते हैं। और देखिए मेरे पास भी लाल टोपी है। तो अब और प्रश्न बड़ा समाचीन हो जाएगा कि आप ये लाल टोपी पहनते क्यों हैं और लाल टोपी का मायना क्या है, हमारी युवाओं को जरूर बताएं आप। लाल टोपी का मायना एक तो नंबर 1 पे समाजवाद, दूसरा क्रांति का प्रतीक है। और आज से टोपी नहीं चल रही है। जब देश गुलाम था तब भी गांधी जी टोपी लगाते थे, उस समय के सारे लोग टोपी लगाते थे। और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया, देश से अंग्रेजों का भगाने का जो आंदोलन चलाया, तो तब से लगातार लोग टोपी लगा रहे हैं। और ऐसा कौन सा दल है जो लोग टोपी नहीं लगाते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति, अगर मुख्यमंत्री जी खुद अगर इस तरह का अगर व्यंग कसते हैं, इस तरह की बात कहते हैं, जब वो कह रहे थे कि 2.5 साल का बच्चा, वो देखो मम्मी, वो देखो उनको जो लहजा था। अच्छा आप बताओ, जिस जगह 2.5 साल का बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा था, मुख्यमंत्री क्या वहाँ मौजूद हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। जहाँ मुख्यमंत्री होंगे उनसे आसपास कम से कम 20-25 फुट चारों तरफ, 20-25 मीटर दूरी पे उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो लोगों को दूर कर देते हैं। और ये श्रीमान जी इस तरह का जो झूठ बात कहते हैं, तो ये लगता है 2.5 साल का बच्चे का उच्चारण भी साफ
नहीं हो सकता है। हुआ होगा जहाँ तक मैं, लेकिन उनका कहने का तरीका मतलब जिम्मेदार व्यक्ति जो इस प्रदेश को चला रहा है, और वो व्यक्ति इस तरह की बात है। उनके दल में भी बहुत से लोग हैं जो लाल मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ मतलब डालते हैं। पहले इस सच बात ये है कि गेरुआ ज्यादातर संत लोग पहनते थे, समाज में बहुत सम्मान था, शांति का। लेकिन सच बात यह है कि वो जो सम्मान पहले था, धीरे धीरे इन लोगों की कुटिल राजनीति ने उस सम्मान के प्रति बहुत कमी आई है। नहीं, सही बात है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और आपका बहुत सारा जीवन संघर्षों के दौर से गुजरता रहा है। आप ज़्यादा अच्छे मेरे युवाओं को ये बता सकते हैं कि चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा स्थान रखते हैं या राष्ट्रीय मुद्दे स्थान रखते हैं, और किस आधार पर हमारा युवा या वोटर वर्ग प्रभावित होता है? मुद्दे तो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश के सारे मुद्दे रहते हैं चुनाव में, इसमें कतई दो राय नहीं। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा इसलिए कि चूंकि क्षेत्र का विकास लोग चाहते हैं, और प्रदेशी मुद्दा का मतलब प्रदेश का भी विकास चाहते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है, हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा भी रखते हैं, लेकिन उन सारे मुद्दों में समाजवादी लोग सिर्फ विकास चाहते हैं, विकास की बात करेंगे और उस विकास के लिए काम किया समाजवादियों ने। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं, जो मौजूदा जिनकी सरकार है, वो विकास पे कभी बात ही नहीं करते हैं। वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, वो कब्रिस्तान और शमशान पे बात करते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं। भाई किसका क्या धर्म है, कौन किस तरीके से अंतिम संस्कार करता है, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से करेगा। कौन कैसे पूजा करेगा, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से करेगा। लेकिन उन मुद्दों से, विकास से क्या मतलब? हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, उसे रोजगार मिले, उसे नौकरी मिले। इस देश में सच बात यह है कि पुनः गुलामी की तरफ हमारा देश जा रहा है। जो रोजगार थे वो खत्म हो गए, जो प्राइवेट रोजगार थे वो भी खत्म कर दिए गए, और देश में जितनी सरकारी संस्थाएं थी, आपको पता होगा, ऊपर से लेके नीचे तक सब बेचने का काम कर रहे हैं, और इतना बढ़िया बेच दिया। हमारी रेलवे बेच रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। हमने उस दिन लखनऊ में हमारे एक मित्र आए, उन्होंने कहा वहाँ लिख गया अडानी एयरपोर्ट, लखनऊ वाले एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट हो गया। ट्रेन निकलती जिस पे भारतीय रेल लिखा जाता था, इतना अच्छा लगता था, गर्व लगता था कि हमारे देश की रेल है, वहाँ अडानी रेल लिख के आने लगा। और ऐसे ही प्राइवेट इन कंपनियों में सारी जगह, अभी आप तो चूंकि प्रोफेसर अध्यापक हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी अध्यापक और प्रोफेसर नहीं हो पाएगी, उनकी नौकरी नहीं लगेगी, उसे भी प्राइवेटेशन करना चाहते हैं। आपके शिक्षा को भी। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है? क्या रोजगार की समस्या है उत्तर प्रदेश? रोजगार समस्या है, गरीबी समस्या है, बेरोजगारी के साथ साथ हर तरह की समस्या है। और देश में, प्रदेश में आज तक कभी टीवी उठा के देख लो, भले इस सरकार पे आरोप ना लगाए वो, चूंकि मीडिया तो पता है जैसा काम कर रही, लेकिन इतना क्राइम, हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सुबह से टीवी में शुरू कर दो तो शाम तक आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और जब आदरणीय पिछली सरकार थी हम लोगों की, अखिलेश जी की, एक अगर कहीं क्राइम हो गया तो उस क्राइम को लेके 3 दिन लगातार वही चलाते थे जब तक दूसरा क्राइम नहीं मिल जाता था। तकलीफ इस बात की भी है कि अगर इटावा में उस समय क्राइम होता था तो यही मीडिया, एक तरफ अखिलेश जी की फोटो, ये अखिलेश जी के जिले में ये क्राइम हो रहा है, और गोरखपुर में जो क्राइम हो रहा है, कल घटना घटी गोरखपुर में। हम अभी आ रहे मीडिया पे एक और आपसे जानना, आप चूंकि जनपद औरैया में लगभग प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक ग्राम में और जमीन से मेड़ तक आप संपर्क रखते हैं, इस वक्त आपके हिसाब से जनपद औरैया और आपकी जो प्रमुख विधानसभा दिव्यापुर की मुख्य समस्याएं क्या हैं, और क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से ये और ज़्यादा आधुनिक हो सके? उसका तो खाका हम लोग पहले भी तैयार किए थे। सच बात यह है कि दिव्यापुर, अभी समस्याएं क्या हैं? दिव्यापुर विधानसभा हमारी बहुत पिछड़ी विधानसभा थी। इंटीरियर में, जो हम लोग तो गांव-गांव जाते हैं, इंटीरियर में बहुत ऐसी जगह हैं जहां विकास की बहुत ज़रूरत है। आज भी लोगों की गरीबी है। हमने गांव में देखे हैं कि लोगों के पास अब भी रहने के लिए अच्छे मकान नहीं है, लोगों पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। जो रास्ते हम लोगों ने बनवाए थे, जो रोडें हम लोगों ने बनवाई थी,
हम इस सरकार से इतना ही निवेदन करेंगे कि कम से कम उनका मेंटेनेंस ही करते रहें। उन रोडों की भी हालत इतनी खराब हो गई कि पिछले अचलदा क्षेत्र में जहाँ ये आपका हाईवे बन रहा है जी। उस हाईवे के आसपास की जितनी रोडें थी सारी रोडें टूट गई, इसलिए कि उस पर डंपर चल रहे हैं। मतलब क्षेत्र में जहाँ हम पहले 2 घंटे में कितना काम कर लेते थे, आज एक एक गांव में 2-2 घंटे लग रहे हैं हम लोगों को पहुंचने के लिए। तो बड़ी स्थिति खराब है दिव्यापुर की विकास की। अच्छा, एक आप अभी बात कर रहे थे मीडिया को लेके, आपके संज्ञान में होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसे लोग गोदी मीडिया के नाम से पुकारने लगे हैं, और उस नाम शायद लोगों ने इसलिए दिया है कि वो प्रश्न आज भी विपक्ष से ही करते हैं, सत्ता पक्ष से आज भी प्रश्न नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनकी जगह पे नया आंकड़ा आया है कि 25% यूट्यूबर और जो छोटे छोटे व्हाट्सएप और फेसबुक पे नए लोग पेज बना के मीडिया का काम कर रहे, उन्होंने उस स्थान को भर रहे हैं। आप उस मीडिया, जिस मीडिया ने ताली थाली बजवा दिया, जिस मीडिया ने रोजगार पे बात नहीं की, भारत पाकिस्तान पे बात की, उस मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल में मीडिया में भी नीचे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन चैनल जब मालिक चैनल जो मालिक हैं वो जब दूसरों से प्रभावित हैं, और आपको पता भी है कि कितने चैनल किन किन लोगों के हैं, बिल्कुल। जब वो लोग प्रभावित हैं तो नीचे अगर आप मतलब उस मीडिया में भी जो काम करते हैं अगर सच कहना चाहते हैं तो उन लोगों को उसमें नहीं रह पाएंगे, तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो इसलिए मालिक जो हैं वो जब प्रभावित हैं, उन्होंने आज उनकी ही वजह, सच पूछो तो सोशल मीडिया इतनी बर्क पे आ गई। सोशल मीडिया ने जो ख्यात प्राप्त की है वो सिर्फ इसलिए की है कि लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया और सोशल मीडिया में लोग देखने लगे कि इसमें कम से कम सच बात आएगी। लेकिन उसके बाद भी आप देख लेना, इस किसान आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पे भी उन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया, और सोशल मीडिया में भी हम बधाई देते हैं आपको आलोक जी, इसलिए कि कम से कम आप सच बात कहते हैं और सही तरीके से कहते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मीडिया में हैं, जैसे रवीश कुमार जी का लोग नाम लेते थे, कई लोग हैं, प्रसून बाजपेयी जी वगैरह हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं तो उन्हें तिरस्कृत करने का काम, अपमानित करने का काम भी सरकार ने किया है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन सोशल मीडिया में भी अभी 1100 फाइलों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है पेज पे। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जैसे कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं को नए मुद्दे दे दिए गए बहस के, भारत पाकिस्तान दे दिया गया, शमशान कब्रिस्तान दे दिया गया। मान लीजिए आगामी चुनाव में ये मेन स्ट्रीम मीडिया फिर से कोई नए मुद्दे ले आता है, तो क्या आप उससे संघर्ष करने के लिए बराबरी पर अपने आप को पाते हैं कि नहीं पाते हैं? सच बात यह है कि दुष्प्रचार में हम उनके बराबर नहीं हैं जी, लेकिन जमीन पे, धरातल पे हम लोग उनसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं और विकास की बात करते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि दुष्प्रचार वो इतना करेंगे जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने किया। और वो करते क्या है, एक मुद्दा आज चला रहे हैं और 6 महीने बाद जब वो मुद्दा थोड़ा स्लो हो जाता है तभी एक दूसरा मुद्दा लेके फिर आ जाते हैं। सुनियोजित रूप से जितना उन्होंने काम कोई नहीं किया, लेकिन लोगों को बरगलाया बहुत, लोगों को आशाएं बहुत बनाई। और उस समय आदमी ऐसे टूटा, जब इन बड़े नेताओं की मीटिंग होती थी ऐसा लगता था लोगों को कि अब देश बहुत प्रगति पे जाएगा। लोगों को ये लगता था कि 10-10, 15-15 लाख सबके 20-20 लाख खाते में आ जाएंगे, लेकिन बाद में कुछ मिला नहीं। फिर लोगों को ये लगा कि ये हमारा बहुत उत्थान करेंगे, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पूरा ब्लैक मनी जितना था, अगर काला धन देश का वापस आ रहा था जो विदेश में था, वो भी नहीं आया। 99.8% रिजर्व बैंक में वैसे ही धन आ गया। वो भी आ गया जब इन्होंने नोटबंदी की। इतनी परेशानी के बाद अब लगातार जो ये झूठ बोल रहे हैं, मीडिया जो आपका प्रचार कर रही है, अब लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे उनकी बातों पर। आज भी चाहे बीजेपी का घोषणा पत्र हो, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने तो बाद में मान भी लिया जी, जब ये 15-20 लाख खाते में नहीं आए, तो जब मीडिया ने भी पूछा तो उन्होंने कह दिया ये तो एक जुमला था। चलो वो जुमला था। जब काला धन वापस नहीं आया वो भी तुम्हारा जुमला था। हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप ये बताओ, हम आपसे भी पूछना चाहते,
गांव में छोटे लोग जो नहीं समझदार हैं जी वो अपने से नीचे से तुलना करते हैं यस कि ये कैसे कमजोरी हो। अगर हमें तुलना करनी चाहिए तो हम अमेरिका से और चाइना से, बड़े देश जो हमसे हैं, जो ज्यादा प्रगतिशील हैं, उनसे तुलना करनी। पाकिस्तान हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमान हो, उसी का उन्हें लाभ मिलता है। और ये सरकार से डर इस बात का है कि ये कहीं फिर से दंगा ना कराएं, और दंगा से सिर्फ इनको लाभ होता है। जब दंगा हुए, जब दूसरे की सरकार होती तब दंगा होते हैं, और जब इनकी सरकार होती तो दंगा नहीं होते हैं। तो दंगा तो यही लोग कराते हैं, चूंकि लाभ इनको होता है, लेकिन पीछे से आरोप बुरी तरह लगाए जाते हैं। आज देश की हालत, यही लोग पहले किस कदर चिल्लाते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, डाइन हो गई, डाइन महंगाई डाइन खाए जात है। वो कितना बढ़िया गाना उस समय इन्हीं लोगों ने बजाया। स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके आती थी खनखनाती हुई, कहती थी ये चूड़ियाँ पहना दो प्रधानमंत्री जी को। ये सही है कि उस समय के प्रधानमंत्री बोलते कम थे लेकिन अर्थशास्त्री थे। वो योग्य थे, जानकार थे, हम मानते हैं, भले वो कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया। आज कच्चे तेल की कीमत उस समय जो थी उसकी अपेक्षा बहुत कम रुपया लगता था, और आज कच्चे की तेल की कीमत जब कम हुई, कोरोना स्थिति में जहाज खड़े रहे तैयार, फ्री में दे रहे थे तेल, इतनी स्थिति गिर गई थी तब भी, लेकिन मेरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की गई। और आपने कहा कि साहब वो तो अंतर्राष्ट्रीय उससे जोड़ दिया, इसलिए जब चाहे वो बढ़ जाते हैं पैसे। तो देश को कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा, जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी? तो जनता समझने लगी है कि ये कुछ ना कुछ प्रपंच रच के आते हैं। अच्छा, भारत, आपको जानकारी है, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। इसी युवा ने 2012 में श्री अखिलेश यादव को चुना था और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। इसी युवा ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, दिग्भ्रमित होकर इस शासन को लाया है। कहीं युवा फिर से दिग्भ्रमित ना हो। मैं आपसे युवाओं के लिए एक संदेश चाहता हूं कि युवा किस प्रकार से सोचे, किस प्रकार से आगे काम करे। युवा समझदार है, जागरूक है, अब जान गया है। झूठे वादे करके उस समय दिग्भ्रमित हो गया था। अब वो लगातार, जो एक नहीं, उन्हें 6-7 सालें हो गई लगभग, और तब से लगातार सरकार में हैं। और लगातार जब उन्हें कुछ नहीं मिला, और जब युवाओं ने आंदोलन करने की कोशिश की, प्रदर्शन करने की कोशिश की, रोजगार मांगने की कोशिश की, तो उनसे कहा कि ये थोड़ी, हमने कहा सरकारी रोजगार मिल जाएगा, पकौड़े तलने लगो। अगर उन्हें पकौड़े ही तलना होता तो वो अपनी पढ़ाई क्यों करते हैं? तो भी कहा गया, जान सब गए हैं। और अगर कोई युवा ज्यादा इनसे बोलता है, भाई प्रश्न आप मुझसे थोड़ी पूछेंगे, प्रश्न तो सरकार से पूछेंगे, काम चूक सरकार से। भाई हम हैं क्या? सरकार इस समय जो है तो प्रश्न तो उसी से किए जाएंगे, लेकिन मीडिया प्रश्न करती ज्यादातर विपक्ष से। और अगर उनसे हम प्रश्न करते हैं, सरकार से जो हम प्रश्न करते हैं, बजाय उसका उत्तर देने की, वो हमसे कह देते फलाने सन में क्या हुआ था, फलाने सन में क्या हुआ था। प्रश्न के बदले वो प्रश्न कर देते हैं। भाई उन्हें को आज भी जिम्मेदार माना जाता है हर चीज के लिए। तो युवा आपकी तरफ बड़ी देख रहा है, आप युवा से 1 मिनट में एक संदेश जरूर आप दे दीजिएगा। हम युवाओं को ये संदेश देते हैं कि युवा आगे तरक्की करेगा। अखिलेश जी चूंकि युवा हैं और युवाओं का वही उत्थान करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने, चाहे भर्ती हुई हो, चाहे कोई सरकारी नौकरियां हुई हो, बिना जाति भेदभाव के उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिले और उन्हें रोजगार मिले। आज हम फिर आपसे कहते हैं कि युवा अब उत्तर प्रदेश का जागरूक हो गया है और जाग गया है। अब इनके झूठे वादों में नहीं आएगा। जैसे किसान उत्तर प्रदेश का जाग गया है, पश्चिम में ये स्थित है कि प्रदेश के और देश के जो मंत्री और विधायक हैं, उन्हें उनके ही गांव में घुसने के लिए किसानों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। और संजीव बालियान की क्या स्थिति हुई, आज हमें हमारे गांव जाने में हमें अगर डर लगता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे कार्यों की जनता समीक्षा करने लगी है। अब वो हमारे कार्यों से खुश नहीं है, लेकिन अगर आंखों में पट्टी बांधे, चाहे कुछ करते रहो, किसान की बात ना सुनो, इन्हें कोई सही और गलत सुनाई ना दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे इन्होंने अपना आधिपत्य नहीं जमाया। हम कुछ बातों को नहीं कहना चाहते, उनमें भी जहाँ जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनमें भी इन्होंने
पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उनकी जांचें करा के उन्हें भी अपने प्रेशर में लेने का काम किया है। आज कोई देश में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे साथ थे प्रदीप यादव जी। इन्होंने अपनी बेबाक राय सच पे नज़र पे हम लोगों के सामने रखी। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपको प्रदीप यादव जी की बातें आपकी कितने मर्म, कितनी अंतरात्मा तक पहुंची, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।